हेलो साथियों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे घटना चक्र से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं। इनमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों का निचोड़ है और जितने भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है उन सभी का जो है इसमें सार है, जो कि प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है प्री जो है क्लियर होने के अधिक से अधिक चांस होंगे। देखिए, इससे पहले का जो टॉपिक है वो था पाषाण काल, जिसे हम इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक वीडियो जो है एक टॉपिक से रिलेटेड है और प्रत्येक टॉपिक आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री क्लियर करना है तो, या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का प्री क्लियर करना है, या फिर यूपीएससी का प्री भी क्लियर करना है, तो आपको बैक ईयर लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हम एग्ज़ाम टाइम के पास, जब हमारा एग्ज़ाम पास में आता है तो क्या होता है कि हम जो बैक ईयर है, ये हिस्ट्री का 848 पेज का जो 2026 का बैक ईयर आया है, इसमें 848 पेज हैं जिन्हें कि हम कम समय में जो है एग्ज़ाम के पास में उन्हें जो है रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, जो कि हमने बनाए हैं और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इन्हें आप क्या करना कि बार बार जो है ना एग्ज़ाम के जैसे हमारा नज़दीक आ जाता है तो हम इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने कंटेंट को बार बार रिवीजन कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेंदप सभ्यता एवं संस्कृति, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसका जो क्षेत्रफल था आपका वो था 12,96,600 वर्ग किलोमीटर। इतना इसका क्षेत्रफल था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसका जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। तो इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। और इसका जो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। और इसका जो मतलब उत्तर से दक्षिण में जो इसकी लंबाई थी, जो इसका विस्तार था वो था 1400 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये 1400 किलोमीटर था यहाँ से यहाँ तक, इस तरह का। और इसका जो पूरब से पश्चिम में लंबाई थी, मतलब जो थी या है, वो है 1600 किलोमीटर। यानी कि इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है जो है पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर। और इसकी जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो सीमा समुद्र से भी लगती है, और इसकी जो सीमा जितनी लगती है वो लगती है आपका 1300 किलोमीटर। तो 1300 किलोमीटर इसकी सीमा समुद्र से भी लगती है, और इसे जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है। और इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानने के पीछे का कारण है कि इसमें जो है हमें लिखित जो लिपियाँ वगैरह उनके वो तो मिली हैं, लेकिन हम उन्हें क्या है, उन्हें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। अब इसके स्थल देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो है आपका मांडा, जो कि कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो है आपका आलमगीरपुर, और ये मेरठ में स्थित है, यहाँ पर आलमगीरपुर। और ये कहाँ पर स्थित है, मेरठ में। और ये जिस नदी के किनारे स्थित है वो नदी है आपका हिंडन। तो ये हो गया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो है आपका देमाबाद, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जिस नदी के किनारे स्थित है वो नदी है हमारी प्रवरा नदी। और इसके बाद इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो है सूतका गेंडोर, और ये जो स्थित है ये है आपका दास्त नदी के जो है किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस तरह से, तो देमाबाद महाराष्ट्र में, सूतका गेंडोर ये बलूचिस्तान में, और जो मांडा जम्मू कश्मीर में, और आलमगीरपुर मेरठ में, जो कि हमारे यूपी में स्थित है। तो मेरठ यूपी भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये मेरठ यूपी आपका हो गया। और इसके बाद हमारा है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी आपका, वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में।
और ये जो खोज की गई थी ये की गई थी आपका जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और ये जो जॉन मार्शल थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसे यहाँ पर इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित थे और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे और इसकी जो है खोज कब हुई और जो है किसने की और किस नदी के किनारे स्थित है और इसका स्थान क्या है। तो इन सभी स्थलों की और इन सभी की जो हमने एक टेबल तैयार कर ली, जिससे कि हम जो है ना काफ़ी सारे स्थलों को हमने एक जगह समराइज कर लिया एक छोटे से पेपर में। तो इस तरह से आप इस शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपके ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं और जल्दी ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और एग्ज़ाम में भी जल्दी याद आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले स्थल से। देखिए यहाँ पर जो पहला स्थल है आपका वो है यहाँ पर हड़प्पा। तो हड़प्पा जो स्थल है इसकी जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी वो की थी आपका दयाराम साहनी ने। और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये जहाँ पर स्थित है वो स्थित है आपका पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में स्थित हो गया। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और ये रावी नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और इसके बाद है सुतकागेंडोर यहाँ पर, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1927 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी वो ओरेल स्टाइल और जॉर्ज जेल्स के द्वारा की गई थी और ये दास्त नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद जो है ये स्थित जो है ये बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस तरह से। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्थल चनोदड़ो और इसकी जो खोज की गई थी 1931 में की गई थी और इसकी जो खोज की थी वो गोपाल मजूमदार ने की थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये जो स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है। और इसके बाद है आपका कालीबंगा। इसकी जो खोज की गई थी 1953 में की गई थी और इसकी जो खोज की थी वो बीबी लाल और बी के थापर और अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और ये जो स्थित है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, नदी के तट पर। और ये जो स्थित है जहाँ पर ये मतलब जिस स्थान पर स्थित है वो है हमारा राजस्थान, यानी कि ये राजस्थान में मतलब कि राजस्थान में खोजा गया था स्थल कालीबंगा। तो इस तरह राजस्थान राज्य में है ये। और इसके बाद है रंगपुर। और ये जो रंगपुर है आपका इसकी जो खोज हुई थी वो 1953 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी और ये मादर नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, ये गुजरात में मादर नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट स्थल है हमारा रोपड़। इसकी जो खोज हुई थी 1953 में हुई थी और जो इसकी जो खोज की थी वो यगदत्त शर्मा ने की थी और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसका स्थान कहाँ पर है, पंजाब में। तो ये पंजाब राज्य में जो है इसकी खोज की गई है। और इसके बाद नेक्स्ट स्थल है हमारा लोथल और इसकी जो खोज की गई है वो 1955 में की गई थी और इसका जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्थल है आलमगीरपुर। इसकी जो खोज हुई थी वो 1958 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी वो यगदत्त शर्मा ने की थी और ये जो स्थित है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मेरठ में, जो कि यूपी का एक जिला है मेरठ। तो यहाँ पर ये स्थित है आपका कौन सा, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर अभी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो है स्थल भी है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है मेरठ में। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बनावली और इसकी जो खोज हुई थी वो 1974 में हुई थी
और ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज इसकी की गई थी और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्थल है धौलावीरा और इसकी जो खोज हुई थी वो 1990 में हुई थी और इसकी जो खोज की थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो बनावली और धौलावीरा दोनों की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और इसके बाद ये जो स्थित है जो धौलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से हमने जितने भी प्रमुख स्थल है उन्हें सबको डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा आ जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं आपका यहाँ पर, वो सबसे पहले है हड़प्पा। तो हड़प्पा से जो मिले हैं वो दो चीज़ें मिली हैं। एक तो 837 जो है कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, 837 कब्रिस्तान और अन्नागार। तो ये जितने भी जो पॉइंट हैं ये बैक ईयर में जो प्रीवियस ईयर में हमारे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है और जो यूपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम आयोग जो है जितने भी एग्ज़ाम कराता है उन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्हीं पॉइंटों को हमने उठाया है जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये शॉर्ट नोट्स, और इनके ज़रिए आप जो है आसानी से प्री को क्लियर करने वाले हैं अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हैं और जो है इसे जो हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ को अगर बार बार डिस्कस करते हैं तो निश्चित ही आपका जो है प्री एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो। और यहाँ मोहनजोदड़ो का मतलब होता है आपका मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और विशाल जो पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है और यहाँ से सभा भवन प्राप्त हुआ है और यहाँ से दाढ़ी वाले मानव की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसी के साथ यहाँ से प्राप्त हुआ है नर्तकी की मूर्ति। तो यहाँ से नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो कि यहाँ पर है। देखिए अन्नागार आपका हड़प्पा स्थल से भी प्राप्त हुआ है और अन्नागार आपका कहाँ से, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो चीज़ें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ मिश्रित खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर जो शल्य चिकित्सा है इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से यज्ञ वेदिका के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से जो है ऊँट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है और भूकंप के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और यहाँ से अंतिम संस्कार के तीनों प्रकार प्राप्त होते हैं जिसमें कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ये अंतिम संस्कार के जो तीनों प्रकार हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद हमारे और नेक्स्ट स्थल है यहाँ पर आपका, देखिए अगला जो स्थल है वो है हमारा लोथल। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं और हाथी दांत पैमाना प्राप्त हुआ है और इसी के साथ मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो मनके होते हैं उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पंचतंत्र के चित्रांकन प्राप्त हुए हैं और यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से, हमारा यहाँ से जो है लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है और जो ये लोथल है ये गुजरात राज्य में स्थित है और यहीं से अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद स्थल है हमारा बनावली। तो बनावली से बैलगाड़ी प्राप्त हुई है और हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्थल है रंगपुर। तो रंगपुर से जो प्राप्त हुआ है वो चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी कि रंगपुर में चावल की खेती होती थी, ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्थल है चंदोदड़ो और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और बकराकार जो बकराकार ईंट है ये प्राप्त हुई है और ईंट पर जो है बिल्ली कुत्ते के पद चिन्ह बने हुए हैं, तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईंट पर बिल्ली कुत्ते के जो पद चिन्ह है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और स्त्रियों के श्रृंगार का सामान भी जो है चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
और रोपण रोपण से जो प्राप्त हुआ है वो मानव के साथ जो है कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। यानी कि रोपण में मानव के साथ कुत्ता दफनाया जाता था, जैसे उनका या तो पालतू होता था या उनका जो जिससे उन्हें प्रेम होता था, जिससे लगाव होता था, तो इस तरह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य। और इसके बाद है धोलावीरा। तो धोलावीरा से जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो है प्रमुख जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि धोलावीरा में एक उच्च जल प्रबंधन था, उसकी एक उच्च प्रणाली जो है धोलावीरा से प्राप्त होती है। जो उच्च प्रकृति का जल प्रबंधन था वो धोलावीरा में ही पाया जाता है। और यहाँ से जो है कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहीं से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहीं से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जिस पर जो है कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को, मतलब कि सिंधु सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हम आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, और इस वीडियो में भी जो है अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो होता है जिसके साक्ष्य, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। अब जैसे कि ये लिपि साइन बोर्ड पर ये लिपि लिख रही है, तो हम इसे पढ़ पा रहे हैं? तो नहीं पढ़ पा रहे, तो इसीलिए हम इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसके बाद हमारे कुछ प्रमुख स्थल हैं, और वो मतलब किस नदी से संबंधित है, नदी उनके सामने लिखी हुई है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी से संबंधित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो हस्तिनापुर है ये गंगा नदी से संबंधित है, और जो नागार्जुन कोंडा है ये कृष्णा नदी पे है, मतलब कि उसके किनारे पर है, उससे संबंधित है। और जो पैठन है, ये पैठन लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसे हम पैठन भी लिख सकते हैं। तो पैठन जो है ये गोदावरी नदी के जो है किनारे पर स्थित है, तट पर स्थित है। और इसके बाद हमारे कुछ हड़प्पे स्थल हैं और उनकी स्थिति है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, तो ये जो जहाँ जहाँ पर स्थित हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो देखिए, जो मांडा है हमारा वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो देमाबाद है यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो यहाँ पर जो देमाबाद है ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद हमारा कालीबंगा जो है ये, देखिए इसे थोड़ा बड़े कर लेते हैं स्थलों को अपने, यहाँ पर अब देख लेते हैं। जो हमारा मांडा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो देमाबाद है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, और बालू हरियाणा में स्थित है, पादरी गुजरात में स्थित है, और हुलास ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और मांडी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 2025 में जैसे अगर आपने एग्ज़ाम देखा हो, पेपर देखा हो, या एग्ज़ाम आपने दिया हो, तो आपको पता होगा कि जो मांडी है, मांडी और हुलास ये दोनों जो है 2025 के एग्ज़ाम में दोनों स्थल पूछे गए हैं। तो हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है, मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और आलमगीरपुर जो है ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी, मतलब पूर्वी स्थल है, इसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो देखिए, हमारे जो है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो करते थे आपका पशुपति की, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे। और यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपका सर जॉन, मतलब कि सर जॉन मार्शल। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी हैं वो हैं जॉन मार्शल। और हड़प्पा कालीन स्थल जो हैं, यहाँ से अभी तक यहाँ से अभी तक लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ से जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है आपका लोहा। तो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके बाद है 3 भागों में जो विभक्त हड़प्पीय नगर है वो है आपका धोलावीरा। तो धोलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभक्त है, यानी कि ऐसा हड़प्पीय स्थल है जिसे 3 भागों में जो ये बटा हुआ है।
और इसके बाद है हमारा नाव के जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है भारत में हड़प्पा का जो वृहद स्थल है वो है राखीगढ़ी। यानी कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। वरना तो जो अगर हड़प्पा सभ्यता का जो कई सारे वृहद स्थल हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो ये जो है बड़े बड़े स्थल हैं और जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी। और इसके बाद जो सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो नदियाँ थी आपकी सिंधु, चिनाब, झेलम और रावी। तो रावी के किनारे जैसे कि आपको पता है कि कौन सा स्थल था, वो हड़प्पा, जो कि रावी के बाएं तट पर स्थित था। और वृषभ मुद्रा जो प्राप्त होती है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। और इसके बाद है हमारा मोहरे एवं समकालीन सभ्यताएं, यानी कि इन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मोहरे और आकृतियां हैं, देखिए सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो वो वृक्ष है आपका पीपल। तो सिंधु सभ्यता के से प्राप्त जो मोहरे हैं इनसे जो जिस वृक्ष की आकृति प्राप्त होती है इन पर, तो वो वृक्ष है आपका पीपल का। और जो है जिस पशु का जो है अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है वो है आपका घोड़ा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो घोड़े का साक्ष्य जो है संस्कृति की जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें उन पर नहीं मिलता है। और इसके बाद हमारा इसके बाद है हमारा मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति जो प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और इसके बाद जो नील नदी के तट पर जो पनपी सभ्यता है, नील नदी के जो तट पर पनपी सभ्यता है वो है आपका मिस्र की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर जो पनपी है, और जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के तट पर जो है पनपी है। और नील नदी कहाँ पर बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और ये मिस्र में बहती है और इसके जो तट पर है वो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। और इसके बाद लेखन कला की जो उचित प्रणाली है इसे जो विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है वो है आपका सुमेरिया। तो सुमेरिया एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसमें जो लेखन की कला है वो उसकी जो उचित प्रणाली का जो है विकसित हुआ है, मतलब कि उसके अंदर जो लेखन कला की जो प्रणाली है वो उचित है। तो वो सभ्यता आपकी सुमेरिया। चलिए आज की क्लास जो हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है जो है AB पॉइंट स्टडी, और इसका जो लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।